दोबारा सुने, ये मेरे पास Na सॉलिड है और ये मेरे पास हाफ Cl2 गैस है। अब हाफ Cl2 ले लो, चलो ठीक है। इन दोनों से आप क्या बनाएंगे बताओ? NaCl सॉलिड बनाएंगे आप, ठीक है। अब बना लिया ना सॉलिड। इस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंजेज होंगे उनको मैं लिखूंगा डेल एच से। NaCl बन गया ना, या तो एनर्जी दी जाएगी या बाहर निकलेगी। टोटल चेंज लिख दिया मैंने डेल एच से, टोटल चेंज डेल एच से लिख दिया, ठीक है। अगली बात, NaCl का निर्माण मैंने कर लिया एक पद में, एक स्टेप में कर लिया ना। अब करूं मैं कई स्टेप में। NaCl का निर्माण मैं दो तरीके से कर रहा हूं। एक तरीका एक स्टेप में, सही है। दूसरा तरीका कई स्टेप में। कई नहीं होते, मकान बनाते जैसे मान लो, वो कई स्टेप में बनाते जाते हैं, और कई एक स्टेप में बनाए फ्री। राज और ने एक स्टेप में बना दिया पूरा मकान फ्री, 40 लाख। क्यों? पैसा है। सही है कि नहीं भाई? प्रिंसिपल साहब है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह आती है, मैंने तुरंत बना दिया। अब मैंने कई स्टेप में बनाया है। एक महीने में नींव भरी केवल, अगले महीने में थोड़ा सा ऊपर उठाया, फिर उठाया। 12 साल से काम चल रहा है, मकान बन ही रहा है। कई स्टेप में हो गया ना, ठीक है। तो एक स्टेप में बना दिया एक तो। अब बात यह है कि चाहे एक स्टेप में बना लो चाहे कई स्टेप में बना लो, खर्चा तो उतना ही आना है भाई। मकान बनने में 30 लाख लगने तो 30 लाख ही लगेंगे, चाहे एक साथ बना लो और चाहे धीरे धीरे बना लो। ऐसे है नहीं कि एक साथ बनाओगे तो 5 लाख लगेंगे और धीरे धीरे बनाओगे तो 35 लाख लगेंगे। बोलो सही नहीं? टोटल खर्चा बराबर आना है। यानी एक स्टेप में बनाओगे तो जितना एनर्जी चेंजेज है उतना ही स्टेप में आएगा। ऐसा कहा हैस ने। किसने कहा? हैस ने। हैस ने कहा कि भाई एक पद में बना लो और चाहे कई पदों में बना लो, कई स्टेप में बना लो, टोटल एनर्जी चेंजेज सेम है। एक स्टेप में बना लिया, टोटल एनर्जी चेंजेज डेच। दूसरा तरीका जो अपन ने पढ़ लिया, कौन सा? Na सॉलिड से क्या बनाओ? Na गैस, फिर Na गैस से Na प्लस गैस, इसको तोड़ो, Cl गैस, Cl गैस से Cl माइनस गैस, और फिर Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस से NaCl। बोलो सही है? बना लिया ऐसे। सॉलिड से सीधा गैस, ई सब्लिमेशन। गैस से Na प्लस गैस, Ip काम आई थी यहां। एक सोडियम निकालने के लिए दी गई ऊर्जा ऊर्ध्वपातन या ई सब्लिमेशन। गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा Ip, आयन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। Cl2 को तोड़ो, ई डिसोसिएशन, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो, Eg, सही है। अब देखो मैं कहूं ऐसे, चलो समझे, Eg है ना, और फिर Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, प्लस माइनस क्विक अट्रैक्शन, बाहर निकलने वाली U। अब इसको ऐसे लिखूं तो थोड़ा सा पता लग जाएगा अपन को। ई सब्लिमेशन दी गई है, सही है कि नहीं? Ip दी गई है, ई डिसोसिएशन दी गई है, और ये बाहर निकली है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे जब, और प्लस माइनस क्विक अट्रैक्शन के कारण बाहर निकलने वाली ये भी U है। तो इसमें 2 तो बाहर निकलने वाली है और 3 दी गई है, सही है कि नहीं? 3 दी गई है और 2 बाहर निकलने वाली है। और टोटल चेंजेज एक पद में डेल एच
और कई पदों में ये रहे। तो हैश की बात मानू तो हैश की बात मानू तो हैश क्या करा बताओ, एक पद में डेल एक्स, सही है, बराबर हो गए किसके, कई पदों वाले। कई पदों वाला जोड़ दो, कौन कौन सा है कई पदों वाला, ई सब्लिमेशन है, आईपी है, हाफ लिखूंगा, सही है कि नहीं, यहां हाफ लिखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा नहीं है सब में हाफ आएगी है, ठीक है ना, किसी जगह 2Cl भी चाहिए अपन को, NgCl2 है, NgCl2 बनाओगे जब 2Cl चाहिए अपन को तब पूरी लिखेंगे अपन, ठीक है। और बताओ Eg और U सब को जोड़ दो, कुल एनर्जी चेंजेस आ जाए, सही है। अब इसमें एक चीज और देखो, कई बार क्या होता है इन दोनों को नेगेटिव ही लिखा मिल जाएगा भाई आपको, माइनस माइनस, लेकिन अपन को यही चीज रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आ गया मान लो इसका, तो न्यूमेरिकल में जब वो वैल्यू देगा ना, वैल्यू देगा, अगर मान लो प्लस माइनस काम में नहीं लगे, डायरेक्ट वैसे ही दे दे भाई इसमें इतनी ऊर्जा निकली, इसमें इतनी ऊर्जा निकली, इसमें इतनी ऊर्जा दी गई, इसमें इतनी ऊर्जा दी गई, तो उसने ऐसे कहा है, साइन तो नहीं लिया ना काम में, अपन को समझना है, फिर अपन को समझना है, तो इन दोनों को जोड़ना नहीं है, तब क्या करना है, घटाना है। या फिर वो कई बार क्या करता है, सिंबल सही ही लिख देता है, जैसे ई सब्लिमेशन आईपी और ए डिसोसिएशन को प्लस में लिखेगा वो, ई सब्लिमेशन ए डिसोसिएशन और आईपी को कितना लिखेगा, मान लो ऐसे कहेगा कि इसकी 4 है, इसकी 6 है, इसकी 3 है, और इन दोनों को Eg को और U को कहेगा कि -4 और -2 है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे चीज रख दो। ये तो कितनी होगी 6 और ये कितनी होगी 6 10 13, 13 में 6 निकालो कितनी आएगी, हैं, ठीक है ना भाई, इस प्रकार से जाएगी, ऐसे निकाल लेंगे अपन, टोटल बराबर आएगी भाई, ध्यान रखना। तो इधर कितनी आए टोटल जोड़, 7 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 7 ही आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो अब ये जो मैंने एक साइकिल बना दिया, इस साइकिल को आप बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं आप इसको, बॉर्न हैबर चक्र बोलते हैं। क्या निकाल लिया बताओ आपने, बॉर्न हैबर साइकिल निकाल लिया। अब बताओ इस बॉर्न हैबर साइकिल की जरूरत पड़ी क्यों थी मेरे को, पहले तो बताओ आयनिक कंपाउंड का निर्माण तो आ गया ना भाई, अलग अलग स्टेप में आयनिक कंपाउंड का निर्माण हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको मैंने एक साइकिल के रूप में लिख दिया, बॉर्न हैबर साइकिल कह दिया। अब इस बॉर्न हैबर साइकिल के अगर एप्लीकेशन पढ़े अपन, बॉर्न हैबर साइकिल के एप्लीकेशन अगर अपन पढ़ें तो एप्लीकेशन बहुत सारे हो जाते हैं। पहला एप्लीकेशन, पहला अनुप्रयोग, ई सब्लिमेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, क्यों, ये पता हो, 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 तो आप ई सब्लिमेशन निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसके, बोलो सही, आप ई सब्लिमेशन निकाल सकते हैं यदि आपको 1 2 3 4 5 चीज दी हुई हो तो, बोलो सही। आप आईपी निकाल सकते हैं, सारे डाटा दे दो, आईपी निकाल सकते हैं। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ए डिसोसिएशन, इजी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं, अपने पास 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं, कितनी है 6, 5 दे देगा तो 6 निकाल लेंगे, बोलो सही नहीं, और वो 6 कोई सी हो सकती है। तो इस बॉर्न हैबर साइकिल के कई एप्लीकेशन हो जाते हैं भाई, एंथैल्पी चेंजेस निकालने में, ई सब्लिमेशन निकालने में, आईपी निकालने में, ई डिसोसिएशन निकालने में, ईजी निकालने में, यू निकालने में, और देखो क्या। अब आप मेरे को ये बताएं पहले, ये यू क्या होती है, यू क्या होती है, यू है ये यू, 1 मोल, 1 मोल का मतलब
6.022 गुणा 10 की घात 23 सोडियम एटम, ये होता है 1 मोल का मतलब। आप बताओ ये जो इक्वेशन लिख दी मैंने, इस इक्वेशन में ये Na+1 कितना काम आ रहा है? 1 काम आ रहा है या 1 मोल? 1 मोल। ध्यान रखना जो भी इक्वेशन में ये लिखी जाती है सारी 1 मोल में होती है। किस में होती है? मोल में। 1 मोल गैसीय धनायन, गैसीय कैटायन, और 1 मोल गैसीय एनायन। 1 मोल गैसीय धनायन, 1 मोल गैसीय ऋणायन से 1 मोल सॉलिड बना लिया, 1 मोल सॉलिड बना लिया। बोलो सही, किस किस से? 1 मोल गैसीय कैटायन, 1 मोल गैसीय धनायन है। तुम कैटायन बोलोगे धनायन बोलोगे? धनायन बोलोगे। तुम क्या मतलब कैटायन क्या होता है? हैं? बोलो भाई। 1 मोल गैसीय कैटायन, 1 मोल गैसीय 1 मोल गैसीय एनायन, 1 मोल गैसीय ऋणायन। ठीक है ना? यानी कैटायन एनायन, या फिर मैं कहूं धनायन और ऋणायन से आयनिक सॉलिड बना लो भाई। बाहर निकलेगी कि जाएगी? बाहर निकलेगी, उसे आप कहोगे लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा U। 1 मोल गैसीय धनायन, 1 मोल गैसीय ऋणायन से 1 मोल आयनिक ठोस बना लो। 1 मोल गैसीय कैटायन, 1 मोल गैसीय एनायन से 1 मोल आयनिक सॉलिड बना लो। जो ऊर्जा बाहर निकली उसे U आ जाएगी। सपोज 40 किलो जूल निकली। कितनी निकली? 40 किलो जूल। अब उल्टा, अब अपन क्या करेंगे? NaCl को तोड़ेंगे तो इतनी दी जाएगी, इतनी ही दी जाएगी। ध्यान रखना। अब लैटिस एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन, इसको इसमें तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा, वो भी लैटिस ही कहलाएगी। इन दोनों से ये बनाओगे तो बाहर निकलने वाली लैटिस कहलाएगी, और इसको इन दोनों में तोड़ोगे तो दी गई ऊर्जा लैटिस कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। वो बराबर होगी भाई, बराबर होगी। ध्यान रखना। इन दोनों से ये बनाओ बाहर निकलने वाली, इससे ये बनाओ देगा। तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन समझ आ गई भाई। इसी लैटिस एनर्जी U का मेजरमेंट करने के लिए, इसी लैटिस एनर्जी U का मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका मेरे पास है बोर्न हैबर साइकिल, और दूसरा है भाई बोर्न लिंडे इक्वेशन। ठीक है ना भाई? तो पहला तो है बोर्न हैबर चक्र। अब इसको बोर्न हैबर ही बोला जाएगा भाई, इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो। अरे वसंत भाई, ऐसा नहीं कि मैंने इसको अंग्रेजी में बोल दिया बोर्न हैबर, साहब हिंदी में क्या होगा? बोर्न हैबर ही होगा, है ना? तो ये हो गया क्या? बोर्न हैबर चक्र, और इसका नाम भी वही होगा बोर्न लिंडे समीकरण। तो मैं 2 चीज लिख रहा हूं भाई। एक तो क्या लिख रहा हूं बताओ? बोर्न हैबर साइकिल लिख रहा हूं, और दूसरा बोर्न लिंडे इक्वेशन लिख रहा हूं। क्यों जरूरत पड़ी मेरे को दोनों की? लैटिस एनर्जी U का मेजरमेंट करने के लिए। मैं लैटिस एनर्जी U का मापन करूंगा, इसलिए मेरे को इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? और अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? बोर्न हैबर साइकिल। ठीक है? अब मान लो बोर्न हैबर साइकिल आपसे पूछ लिया कि भाई MgCl2 का बनाया अपन। किसका? MgCl2। ठीक है? तो देखो साइकिल ही बना दे अपन, नहीं यार। कैसे बनाएंगे? Mg सॉलिड और Cl2 गैस से बोलो MgCl2 सॉलिड बन जाएगा, और ये हो गया ΔH टोटल चार्जेस। एक पद में बना दिया, एक स्टेप में बना दिया MgCl2। अब मैं कई स्टेप काम में ले रहा हूं। सबसे पहले सॉलिड को गैस में बदला जाएगा भाई,
और इसके लिए दी गई एनर्जी ये सब्लिमेशन होगी, दी गई है। फिर मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, दी गई एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, Ip, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये Mg+2 में। ठीक है, इधर आ जाओ, ये भी दी है, ये भी दी गई है। इधर इस Cl2 को तोड़ो, किस में, 2Cl गैस में दे दो Eg, और ये तोड़ने के लिए ए डिसोसिएशन, 2Cl कैसे बदल जाएंगे, 2Cl माइनस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब Mg+2 और 2Cl माइनस इनके बीच अट्रैक्शन है, क्या बन जाएगा बताओ, Mgcl2 बन जाएगा, और जो बाहर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया किसी भी आयनिक कंपाउंड का निर्माण भाई, किसी भी आयनिक कंपाउंड का निर्माण। धनायन, कैटायन, ठीक है, और इसको ही बोलेंगे आप बोर नेबर साइकिल। फिर इन सबको जोड़ देना, इन सबको जोड़ देना, डेल एच के बराबर आएगा, एस ने कहा, ठीक है। Na+1 और Cl ने Cl-1, ठीक है। फिर एक चीज और है भाई कि ये जो एनायन है, ऋणायन है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, H2P6 भाई, कौन सा, H2P6। तो ध्यान रखना जो आपने NaCl बनाया था उसमें एनायन हमेशा H2P6 कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेगा। Na+1 कई कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकता है, कई कौन कौन से भाई, H2P6 भी हो सकता है इसका, NH2 H2P6 D10 भी हो सकता है इसका, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं इसके पास, और N-1 SPD, आठ 18 20 और 9 से 17, ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है किसका, कैटायन का। एनायन का ये रहेगा बस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, ठीक है। और एनायन का कैटायन के में से कोई सा हो सकता है, एक एक एग्जांपल देख ले, एक बात देखो, आप बता देना कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। जैसे मान लो मेरे पास आयरन है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 26 होता है, 26 है तो 2 हो गया 26। अब मान लो सपोज मैं Fe+3 लिखूं, Fe+3 लिखूं तो 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, डी में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, डी में 5 बचेंगे। डी से पहले कौन कौन है, 3s भी है भाई, 3p भी है, और 3d है ही, इसमें 2, इसमें 6, डी में कितने रह गए, 5 रह गए। ये लो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन, तो 6 5 11 12 13 किसके जैसा हो गया, ये रहा 9 से 17। तो 9 से 17 में एग्जाम्पल आ गया आपका कौन सा, Fe+3 भाई, समझ में आ गई बात। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो Na+1 बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 बस।
कैसा ले लिया, S2P6, S2P6, तो ये आ गया बॉन्ड Na+1। सही है भाई। तो सोडियम ने S2P6 कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया इसने। देखना भाई तरफ एक बार, ये वाला बता दो, है ना। जिंक का बोलो क्या होता है, जिंक का 3D4S2। अब बोलो 3D में बस बच गए, 3D से पहले बोलो 3S2 सही है, ये जिंक हो गया। अब एक बच गया, लास्ट वाला, लास्ट वाला बच गया। टू S2 2P 2, 2 3 4 5 आ गया, मान लो इसमें क्या आ गया, इसमें 5 आ गया। 5 का मतलब 5S2 5P, सही है। 5 से पहले कौन कौन है भाई, 4S 4P 4D 4D है, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10। किसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने, टिन का। अब टिन +2 करूं, मान लो मैं क्या करूं, मैं टिन +2 करूं, कहां से चल जाए, इसे ले, क्या बचा बताओ, ये तो रहा n और ये रहा n-1। n और n-1 में इलेक्ट्रॉन गिन लो, 20 हो गए, 20 हो गए ना। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई आपके पास कौन सा, ये रहा Sn+2 का। एनायन तो केवल यही प्राप्त करेगा, कौन सा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, केवल नोबल गैस, केवल उत्कृष्ट गैस। कैटायन उत्कृष्ट गैस भी हो सकता है ना भाई, S2P6D10 ये भी हो सकता है। शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, शूडो इनर्ट गैस, ठीक है। और ये 9 से 17 9 से 17 ही हो जाता है भाई। और ये जो बच गया ना ये वाला, इसको बोला जाता है इनर्ट पेयर, इसको बोला जाता है इनर्ट पेयर गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट पेयर का मतलब अक्रिय युग्म गैस विन्यास, ये अक्रिय युग्म गैस विन्यास है, ये 9 से 17 हो गया। ये अक्रिय गैस विन्यास है, अक्रिय गैस, अक्रिय युग्म, छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास, इसको छद्म बोला जाता है, शूडो। तो ये शूडो है भाई, ठीक है। तो धनायन तो इनमें से कोई सा एक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा और ऋणायन ये ले लेगा भाई, ठीक है। तो अपन ने ये पढ़ लिया कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, और उसका एक बोर्न एवर साइकिल पढ़ लिया। बोर्न एवर साइकिल की जरूरत पड़ी थी लैटिस एनर्जी निकालने के लिए, जालक ऊर्जा निकालने के लिए। दूसरी इक्वेशन अपने पास कौन सी बच गई बताओ, बोर्न लिंडे इक्वेशन, जिसकी कल बात करेंगे, ठीक है। जिन्हें पीरियोडिक टेबल में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 98 जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो प्रकृति में नेचुरली अवेलेबल हैं, पर 20 तत्व ऐसे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, मैनमेड द्वारा बनाए गए हैं। 118 तत्वों में 91 मेटल हैं और 27 जो है वो नॉन मेटल हैं। क्लियर? तो ये तो हमने डिस्कस करा कि अभी तक कुल कितने तत्व हैं। अब आगे देखिए,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करते हैं तो वो कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है, वो है ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा यहां पर मैं फोकस कर रहा हूं एलिमेंट पर अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु मेटल कौन सी है, तो वो कौन सी है दोस्तों, एल्यूमिनियम। दोनों चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, हम देख सकते हैं, तो इसका एटॉमिक मास भी जो है वो सबसे कम होगा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, तो सबसे हल्की मेटल कौन सी होती है, लिथियम होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सबसे भारी तत्व बात करते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो वो कौन सा है दोस्तों, अनअनोक्टियम है। अनअनोक्टियम जो है वो एक मैन मेड द्वारा बनाया गया है, प्रकृति में नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है ये। पर अगर नेचुरली अगर पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखिएगा यूरेनियम जो होता है सबसे हैवी तत्व होता है। सबसे हैवी तत्व कौन सा होता है, यूरेनियम होता है। सबसे भारी धातु की बात करते हैं, ठीक है, मेटल की बात करते हैं, तो वो कौन सी होती है, ऑस्मियम होती है। सबसे भारी तत्व अनअनोक्टियम, मैनमेड द्वारा बनाया गया। पर अगर स्पेसिफाई करके एग्जाम में पूछ ले कि नेचुरली सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो कौन सा है, यूरेनियम है। सबसे भारी धातु की बात करें, मेटल की बात करें, तो कौन सी है दोस्तों, ऑस्मियम है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी किस तत्व की होती है, ऑस्मियम की होती है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं तो वो कौन सी हैं, पारा हैं। और ऐसी अधातु, ऐसी नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, ब्रोमियम। तो ये दोनों चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बट एग्जाम में आजकल क्या है, लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका हमको आइडिया होना चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इसे विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तत्वों की साइज जो होती हैं, एलिमेंट की साइज जो होती हैं, वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। जैसा कि आप पहला देखिए, ग्रुप देखिए, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहले ग्रुप के तत्व हैं। अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सभी के शेल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का शेल जो है वो एक है, लिथियम के देखिए एक शेल इंक्रीज हो गया, सोडियम की साइज देखिए यहाँ पर 3 शेल आ गई, पोटेशियम में देखिए यहाँ पर 4 शेल आ गई। तो शेल इंक्रीज हो रही है मतलब साइज भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया कि टॉप टू बॉटम आने पर आवर्त सारणी में तत्वों की साइज जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। चलिए आगे हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की साइज जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती हैं। दूसरा आवर्त आपको दिख रहा होगा, दूसरा पीरियड आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए सबसे पहला लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आ गए हमारे दूसरे आवर्त के तत्व। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में। अब इन सब के शेल स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, सभी एलिमेंट में शेल जो है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। बेरिलियम में देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 4 है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। क्लियर, यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर नाभिक में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो जो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, वो खींचेगा, पुल करेगा, साइज क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की साइज जो होती है वो कम हो जाती हैं। जितना ज़्यादा नाभिक में, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज़्यादा नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो साइज कम हो जाएगी। तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की साइज जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, कम हो जाती हैं। तो आपको एटॉमिक साइज समझ में आ गया। तो अगर एटॉमिक साइज से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो आप बिल्कुल इजीली बना पाएंगे। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है, ये हमको समझना जरूरी है।
तो किसी तत्व परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की या बोल सकते हैं ग्रहण करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। क्लियर? अब आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कैसे, वो हम आगे समझेंगे। और ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। साइज के जस्ट अपोजिट होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, साइज घट रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला वर्ग आप देख रहे होंगे, इस पहले वर्ग का तत्व है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो देखिए इसका शेल स्ट्रक्चर, इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब लिथियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं? 7 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि इसके आउटर शेल में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तभी लिथियम जो होगा वो स्टेबल कंडीशन में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी लिथियम की जो है वो कितनी है? कम है, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होगा। अब अगला तत्व देखिए, वे ग्रुप का हमने लिया फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9 होंगे। तो देखिए इसका शेल स्ट्रक्चर, इसमें पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लोरीन को कम लग रहा है आउटर शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इसका आउटर शेल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लोरीन चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, और हमने देखिए ऊपर समझा लिथियम जो है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लेने की तड़प सबसे ज़्यादा किसको है? फ्लोरीन को है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई? तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। पूरी आवर्त सारणी में ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट होता है? फ्लोरीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने समझा, दोनों प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब देखिए फ्रेंड, लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आपको सीधे डेफिनेशन ही पूछ ले, ठीक है, कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए जस्ट एक बार आप इसको रीड कर लीजिए कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है? तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होती हैं। और आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? कि तत्वों के, एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होती हैं, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होती हैं। क्लियर? तो बस आपको ये डेफिनेशन एक बार सुनना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बारी है टेस्ट लगाने की और एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आपने इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। तो चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले वर्गीकरण किसने करा था? डोबेराइनर ने करा था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक का नियम किसने दिया था? ट्रायड रूल किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का प्रतिपादन किसने किया था? किसने करा था? न्यूलैंड ने करा था। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा था? मेंडलीफ ने करा था। उसके बाद में मोसले ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा था। सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने करा था। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मोसले ने दिया। तो डी आंसर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान से संबंधित है, तो यहां पर ए आंसर सही होगा। मोसले की जो आवर्त सारणी है वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर से संबंधित है। यहां पर मेंडलीफ पूछा है तो परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 18 ग्रुप हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? पीरियड कुल कितने हैं? 7 आवर्तें टोटल।
और किस आवर्त में कितने एलिमेंट हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 2, 8, 8, 18, 18 और 32 और लास्ट में शेष तत्व टोटल आ गए। ठीक है, तो ये आ गए हमारा पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो अगर आपसे पूछे कि पांचवें आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं तो कितने होते हैं, 18 तत्व। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के 11वें वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? हेलोजन, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये तीनों तो बिल्कुल गलत। निष्क्रिय तत्व, बिल्कुल। अक्रिय तत्व इन्हें कहा जाता है इनर्ट गैस, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है शून्य समूह में रखा गया उन सभी को। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। सबसे भारी धातु हैं, सबसे भारी धातु, देखिए सबसे भारी मेटल के बारे में पूछा है, कौन सी होती हैं? ऑस्मियम होती हैं। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? ऑस्मियम की होती हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? मेटल कौन सी होती है? लिथियम होती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, ये हम पूरा समझ चुके हैं अच्छे से। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व हैं, कौन सी धातु तत्व है? एल्यूमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व पाया जाता है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन, मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल का आखिरी वर्ग, सबसे लास्ट ग्रुप कौन सा होता है? अक्रिय गैसों का, निष्क्रिय गैसों का होता है। तो निष्क्रिय गैसों का सदस्य आता है सबसे आखिरी में आवर्त में। ठीक है, पीरियड का सबसे अंतिम सदस्य कौन होगा? निष्क्रिय गैस होगा। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर, एक निष्क्रिय गैस होता है अंतिम सदस्य, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होती हैं, अल्कलाइन मेटल होती हैं। ए आंसर। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32 और बचे हुए। तो दूसरे आवर्त में कितने आते हैं? 8 आते हैं। बी आंसर सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? पांचवें आवर्त में कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं, मतलब सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हेलोजेंस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने एनालिसिस करा होगा कि इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस देखिए घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया अगर आप उतना कवर करते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व